हेलो बच्चों, मैं आपका अपना गोयल सर आपके लिए फिर एक बार पीएबीटी सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आई होप आपका पेपर बहुत अच्छा गया होगा क्योंकि आपने तैयारियाँ अच्छी की होगी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमारा पीएबीटी का सॉल्यूशन कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे करने थे। अगर कहीं हो गलती से भी गलती हुई हो तो उन गलतियों को सुधार लीजिए ताकि हमारे आने वाले नीट के एग्ज़ाम बहुत अच्छे जाए। तो तैयार है मेरे साथ? चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपको क्या आया था पेपर में, एक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको क्या दिया गया है, a प्लस 2b इक्विलिब्रियम का साइन लगा हुआ है 2c प्लस डी। एक इनिशियल कंसंट्रेशन आपको बोला गया है कि b वॉज 1.5 टाइम्स। तो आपको क्या करना है बच्चों, देखो यहाँ पर आपको a प्लस 2b इक्विलिब्रियम में आपको बेटा 2c प्लस डी ऐसा दिया है। इनिशियल कंसंट्रेशन b का कितना है 1.5 टाइम्स है a से, तो आप इसको 1 ले लीजिए, इसको 1.5 टाइम्स ले लीजिए। इनिशियली ये बेटा 0 0 हो जाएगा, बोलो सच है कि नहीं है। अब बेटा कुछ देर के बाद ये 1 में से x चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, और ये 1.5 में से 2x चला जाएगा। देखो जब ये 1 खर्च होता है तो ये 2 खर्च होता है, तो ये x खर्च हुआ तो ये 2x खर्च हो जाएगा। और ये कितना बनेगा, तो देखो अगर ये 1 होता है तो ये 2 बनता है, तो ये अगर x खर्च हुआ तो ये 2x बन जाएगा। कितना बन जाएगा बेटा 2x, और ये कितना बन जाएगा बेटा x। इस तरह से इक्विलिब्रियम पर आपको एक रिएक्शन मिल जाएगी। अब आगे क्या बोल रहा है कि जब वो इक्विलिब्रियम पर पहुंचता है तो दोनों का कंसंट्रेशन बराबर हो जाता है। तो एट इक्विलिब्रियम आपको 1 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 2x के। तो यहाँ से आप क्या कीजिए, x एक तरफ कर दीजिए, तो यहाँ से देखिए ये इधर आएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 0.5। x कैलकुलेट कर लीजिए, देखो 1.5 माइनस 1 इधर आ जाएगा और ये 2x इधर चला जाएगा, तो ये x की वैल्यू आएगी 0.5। तो अब यहाँ पर देखो इक्विलिब्रियम पर अगर ये सभी x की वैल्यू अगर हम रख दें तो यहाँ पर देखो 1 में से 0.5 चला गया तो ये कितना बचा बेटा 0.5, और ये 1.5 में से 2x मतलब 1 चला गया तो बेटा ये भी कितना बचा 0.5, और यहाँ पर 2x 2 इंटू 0.5 करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 1, और ये बेटा कितना आ जाएगा 0.5। अब आपको मालूम है कि केसी की इक्वेशन बनाना आपको आती है अच्छे से, आप पता कर लीजिए। देखो केसी की इक्वेशन अगर आप फॉर्म करेंगे तो केसी इक्वल टू पहले प्रोडक्ट वाले लिख लेंगे, तो प्रोडक्ट का वैल्यू कितना है 1 का स्क्वायर इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय, इधर वाला लिखेंगे तो इधर वाले में a का वैल्यू कितना है बेटा 0.5 इंटू यहाँ पर बेटा 2 भी आ रहा है तो यहाँ पे कितना लिखोगे बेटा 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर, 0.5 का होल स्क्वायर कर दीजिए, 0.5 इंटू 0.5 ऐसा कर दें, चलेगा। तो बेटा यहाँ पे 0.5 से 0.5 तो कैंसिल हो गया है ना। अब यहाँ पे 0.5 और इंटू 0.5 तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो ये 0.5 से आप इसको कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा बेटा 2, इसको कैंसिल कर दो ये 2 आ जाएगा, फिर इस 0.5 से इस 2 को कैंसिल कर दो तो ये बेटा कितना हो जाएगा 4। तो मतलब आपके केसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 4 आनी चाहिए, 4 आनी चाहिए। तो आपका केसी का वैल्यू 4 आना चाहिए। आया समझ में बेटा? चलो अगला क्वेश्चन देखो, जी इजी क्वेश्चन है। देखो केपी और केसी का रिलेशन निकालना है तो इसके लिए हमें डेल्टा एनजी निकालना पड़ेगा ना बेटा। डेल्टा एनजी निकाल लो सबसे पहले। डेल्टा एनजी कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट गैसेस प्रोडक्ट और आपके रिएक्टेंट जो हैं वो गैसेस वाले हों तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पे 1 मोल है माइनस ये देखो 1 और ये हाफ, ये 1.5 मोल है, तो मतलब कितना आया बेटा माइनस का 1/2 आया कि नहीं आया। अब माइनस का 1/2 आया तो आपको याद होगा केपी और केसी का रिलेशन क्या होता है, केपी और केसी बराबर होता है आरटी की पावर डेल्टा एन जी। तो यहाँ पे -1/2 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा केसी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आरटी। मतलब ये इन दोनों का अगर रेशो ले लेंगे तो ये 1/√RT आ जाएगा, मतलब फर्स्ट आंसर हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो। देखो इसी तरह से यहाँ पे पूछा गया है, देखो ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपको ये K1 K2 K3 मतलब ये बोल रहा है ये K1 है, ये K2 है और ये K3 है। तो आप इनको ध्यान से देखो कि ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन एक दूसरे से एकदम उल्टी है। इसका मतलब K1 इज़ 1/K2 हो जाएगा, क्योंकि आप जब रिवर्स करते हो तो वो रेसिप्रोकेट हो जाता है। फिर देखो ये वाली रिएक्शन के अंदर आपने क्या किया है, इसी रिएक्शन के अंदर अगर आप देखोगे तो ये वाली रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया तब जाके ये बना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपका जो K3 है वो 1/K2 जब उसको आधा कर रहे हो कि पावर हाफ हो जाना चाहिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 1/K2 बराबर आ जाएगा K3 का स्क्वायर।
K3 का स्क्वायर, ऐसा दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो 1/K2 की वैल्यू किसके बराबर है? K3 के स्क्वायर के बराबर है। तो आपको देखो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? अच्छा, ये रिएक्शन आपकी जो है एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखो आपका रिएक्शन आपने रिवर्स नहीं किया है यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, K2 और K3 में अगर अपन रिलेशन ले तो K3 बराबर क्या हो जाएगा? K2 की पावर 1/2 हो जाएगा। तो K2 और K3 जो है इस तरह से रिलेटेड हो जाएगा, दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेंगे तो K2 बराबर क्या हो जाएगा? K3 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर देखो K2 और K3 आमने सामने होना चाहिए, और K1 इज इक्वल टू K2 यहाँ दिख रहा है, तो ये इसका मतलब ये हो जाएगा 1/K3 का स्क्वायर। ऐसा कोई रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है? तो देखो ये सेकंड रिलेशन दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये आपका आंसर होना चाहिए। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लेविस एसिड। लेविस एसिड कौन है? लेविस एसिड कौन है? तो जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास डेफिशिएंसी हो। तो देखो बोरॉन के सराउंडिंग, जब बोरॉन होता है ना, बोरॉन का कोई भी कंपाउंड होता है वो हमेशा अक्सर क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, देखो BF3 बनाना है अपने को। इसके सराउंडिंग कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है सिर्फ बॉन्ड। अभी भी इसके पास एक अनऑक्यूपाइड इलेक्ट्रॉन बाकी है, खाली ऑर्बिटल बाकी है, एक ऑर्बिटल इसके पास खाली है। जब ऑर्बिटल खाली होता है तो वो लेविस एसिड की तरह काम करते हैं। तो आंसर क्या होगा? BF3 होगा। कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है? तो ये जो NH2 है, NH2 माइनस, अगर मैं इसको एक H+ आयन दे देता हूँ तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो ये कौन बनेगा? NH3। तो NH3 इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमाइड आयन। फिर देखो कौन सी स्पीशीज जो एक्ट करती है एसिड और बेस की तरह। एसिड और बेस की तरह तभी काम हो सकता है जब उसके बाद या तो प्रोटॉन डोनेट करने के लिए हो या एक्सेप्ट करने के लिए नेगेटिव चार्ज हो। तो यहाँ पे देखो अगर आप ध्यान से, तो HSO4 माइनस के पास एक प्रोटॉन भी है डोनेट करने के लिए और एक नेगेटिव चार्ज भी है एक्सेप्ट करने के लिए। तो इसका मतलब आंसर क्या होना चाहिए? फर्स्ट करेक्ट आंसर होना चाहिए। फिर देखो सॉल्युबिलिटी ऑफ CaF2 इज, सॉल्युबिलिटी बोले तो S और इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इज। तो देखो अगर हम इसका जो CaF2 है इसका आयनाइजेशन कर देंगे तो ये Ca+2 और ट्वाइस F- इस तरह से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो इसकी सॉल्युबिलिटी S हो जाएगी, इसकी सॉल्युबिलिटी 2S हो जाएगी। कुल मिला के जो KSP होगा वो कितना होगा? ये हो जाएगा S इंटू 4S का होल स्क्वायर, सॉरी 2S का होल स्क्वायर, 2S का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? 4S³ आ जाएगा। तो 4 इंटू S, आपको सॉल्युबिलिटी कितनी दी हुई है? 2 इंटू 10⁻⁴ इसका क्यूब कर दीजिए आप। अगर इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना आना चाहिए? ये लगभग आना चाहिए 3.2 इंटू 10 की पावर। देखो ये 8 हो जाएगा, 8 4 32 और ये 12 हो जाएगी पावर, तो ये कम कर देना वहाँ पे, तो ये आ जाएगा आंसर। देखो अगला, देखो इजी क्वेश्चन है यार। मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स, कितने आइसोमर बनेंगे इसके? देखो यहाँ पे ये C4H8 है, अल्किन टाइप का है ये, है ना, मतलब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है। कितनी है इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन? 1 है। तो इसके अंदर क्या क्या पॉसिबिलिटी है? देखो ये 4 कार्बन वाला है, तो एक पॉसिबिलिटी तो बेटा इसमें ये है 1 2 3, और इन दोनों के बीच में एक कार्बन ऐसा बन जाए ब्यूटीन। फिर एक ऐसा बन जाए 1 2 3, यहाँ पे ऐसा लग जाए, और एक कार्बन इसके साथ यहाँ लग जाए, इस तरह से बन जाए 2। फिर देखो 1 2 और यहाँ पर एक कार्बन लग जाए और यहाँ पर एक कार्बन लग जाए। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होगा? देखो अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो ये बीच में हो गया, ब्यूटेन हो गया। इसके 2 फॉर्म बनेंगे, एक तो सीस फॉर्म हो जाएगा इसका, एक ट्रांसफॉर्म भी बन सकता है इसका, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो 4 तो यही हो गए। फिर देखो अगर ये अल्कीन है, मतलब इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन अगर 1 है तो ये साइक्लिक कंपाउंड भी बना सकता है। तो एक साइक्लिक कंपाउंड 4 कार्बन से तो ये बन जाएगा, और एक साइक्लिक कंपाउंड 4 कार्बन से ऐसा बन सकता है। तो कुल मिला के देखो कितने हो गए? 1 2 3 4, और इसके 2 फॉर्म हो गए 6। तो आंसर कितना होना चाहिए इसका? 6 होना चाहिए। फिर अगला देखो, इसमें कितने आइसोमर्स, एनेंटियोमर्स बनेंगे? तो देखो अगर इस कंपाउंड को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 1 2 3 और ये 4 कार्बन दिख रहे हैं। ये CH3, फिर ये एक कार्बन, फिर ये एक कार्बन, और यहाँ लगा दो आप COOH। अगर मैं इससे H लगा दूँ और इससे Br लगा दूँ और फिर इससे H लगा दूँ और इससे Br लगा दूँ, इस तरह से,
तो देखो यहाँ पर ये जो टर्मिनल ग्रुप है दोनों डिफरेंट है, इन दोनों की कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री तो नहीं बन सकती है, और ये कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है या नहीं है? तो इसके 2 की पावर n नंबर ऑफ एनेंशियोमर बन सकते हैं, मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 2 जितने नंबर ऑफ कायरल सेंटर है, n इज द कायरल सेंटर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए बेटा 4 आना चाहिए। अगला देखो डायपोल मोमेंट, देखो ये जो इसमें अलग अलग कंपाउंड दिए हैं, इसमें जो आपका एसीटोन है, ये एसीटोफिनॉन जिसे आप बोल रहे हो, ये कुछ इस तरह से पोलराइज होता है। देखो कीटो ग्रुप के सराउंडिंग जो भी कंपाउंड होते हैं वो पोलराइज होते हैं, दिस इज एसीटोफिनॉन। तो जहाँ भी ये वाला ग्रुप है इसमें डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से ये जो ग्रुप होता है ये पोलराइज होता है, तो इसका डायपोल मोमेंट होगा कुछ ना कुछ, और ये डायपोल मोमेंट ज़्यादा होगा, तो ये आंसर होना चाहिए इसका। फिर देखो अगला मोस्ट एसिडिक कौन है, तो यहाँ पे देखो ये तो नॉर्मल अल्कोहल है और ये सारे के सारे फिनॉल्स हैं। तो नॉर्मल अल्कोहल से फिनॉल जो हैं वो ज़्यादा एसिडिक होते हैं, और अब फिनॉल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे देखो ये नाइट्रो जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ इनहेंस हो जाती है, तो इसका आंसर भी होना चाहिए। फिर ये देखो सक्सिनिक एसिड क्या होता है, तो सक्सिनिक एसिड क्या होता है 1 2 COOH इस तरह से ग्रुप रहता है इसमें, इसको 1 इसको 2 इसको 3 इसको 4 ले लो, इस तरह से ले लो। तो इसके अंदर पहले और चौथे नंबर पे तुम्हारे पास ब्यूटेनिक एसिड है, और क्या 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड हो जाएगा, ये आंसर हो गया इसका, है ना। चलो अभी देखो ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिया हुआ है, इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, अब ये 2 CH3 यहाँ जुड़े हुए हैं, तो इसको ऐसा बना दे, देखो इधर CH2 डबल बॉन्ड CH, फिर बेटा यहाँ पे C है, अब इससे एक CH3 यहाँ लगा दो, एक CH3 यहाँ लगा दो, लॉन्गेस्ट चेन चूज कर लो 1 2 3 1 2 3 है यहाँ पर, तो एक और लगाना पड़ेगा, है ना, CH3 1 2 3 4 ऐसा लगा दें। क्योंकि नंबरिंग इधर से क्यों करी, क्योंकि अल्कीन ग्रुप लगा हुआ है इधर, तो बताओ एक्स का नाम क्या होगा 3,3, और ये ब्यूटीन हो गया, ब्यूटवनीन है, तो 3,3 ब्यूटवनीन हो जाएगा, मतलब आंसर इसका क्या आना चाहिए 3rd आना चाहिए। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। वाह, फिर से रेट ऑफ रिएक्शन, वाह पहले भी आया बैठा ऐसा क्वेश्चन, है ना, मॉड्यूल में भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो ईजी क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करते थे अपन, तो ध्यान से देखो, अगर ए यहाँ पे कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है और बी का कंसंट्रेशन आप डबल कर रहे हो, तो यहाँ पे देखो रेट भी डबल हो रही है, मतलब बी के रिस्पेक्ट में तो ऑर्डर हो गई 1, क्योंकि जब आपका कंसंट्रेशन डबल हो रेट भी डबल हो तो फर्स्ट ऑर्डर, अगर कंसंट्रेशन डबल हो रेट 4 गुना हो जाए तो 2 ऑर्डर हो जाएगी, वो सिंपल है। अब यहाँ पे देखो बी का कंसंट्रेशन आपने कांस्टेंट रखा है और आप ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो, जब आप ए का कंसंट्रेशन डबल कर रहे हो तो रेट चेंज नहीं हो रही है, मतलब ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर हो गई 0, तो आपका रेट लॉ क्या हो जाएगा के, और बी के रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ए के रिस्पेक्ट में हट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपका ए, ये वाला। आ गई बात समझ में। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट बोले तो के किस पे डिपेंड करता है, के डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, कहीं दिख रहा है टेम्परेचर, ये रहा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, कहीं कैटलिस्ट तो नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो आगे बढ़ो। अरे ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है ओवरऑल ऑर्डर 0.5 कब होनी चाहिए, तो यहाँ पे देखो 1 1 1 3 हो गई, ये तो 0.5 0.5 0.5, ये हो गया 1.5 1.5, ये भी नहीं चलेगा, 1.5 -1, ठीक है सर, यही आंसर है, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोल रहा है देखो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, रेट डबल कर रहे हैं, जब आप ए इंक्रीज कर रहे हो 4 गुना, अगर ए को 4 गुना कर दें, कंसंट्रेशन को 4 गुना करोगे और रेट सिर्फ डबल हो रही है, मतलब रूट्स में जा रहा है मामला, मतलब ये आनी चाहिए, इसका ऑर्डर होना चाहिए 1.5, सीधी बात है, इसका ऑर्डर होना चाहिए 1.2 होना चाहिए, मतलब 0.5। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 30% कंप्लीट इन 30 मिनट। आपको हाफ लाइफ टाइम निकालना है, तो हाफ लाइफ टाइम क्या होता है, देखो हाफ लाइफ टाइम होता है 0.693 डिवाइड बाय के, यही होता है। आपको के चाहिए, तो आप के कैसे कैलकुलेट करोगे, तो के बराबर हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाय टी यहाँ पे 30 मिनट ले लो, ठीक है, लॉग मान लो शुरू में वो 100% थी और 30% कंप्लीट हो गई, 30% कंप्लीट हो गई तो बची होगी 70,
70। आप इसको सॉल्व करके के निकाल लेना और वो के निकाल के यहाँ पे पुट कर देना और फिर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो आंसर आपका बी आना चाहिए। इसमें चेक कर लेना, इजी क्वेश्चन है। फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ पीरियड, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड किससे इंडिपेंडेंट है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन थ्योरी है ये तो बहुत। चलो भैया आगे बढ़ते। देखो यहाँ पे सनलाइट है रिएक्शन में, सनलाइट है। अगर कोई रिएक्शन सनलाइट पे होती है, मेटल की सरफेस पे होती है, तो उसके रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी मानते हैं आप? 0 ऑर्डर रिएक्शन होती है वो। फिर क्या बोल रहा है कि इसके अंदर के, इसकी ये जो इक्वेशन दी आर्हेनियस इक्वेशन, इसके अंदर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। और ए अब्जॉर्प्शन का फैक्टर होता है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये तो ऐसा नहीं होता है। एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बिल्कुल होती है। और ये रेडबर्ग कांस्टेंट नहीं है तो गैस कांस्टेंट, ये भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा बेटा? सी आंसर होना चाहिए। अरे तो वो टर्मिनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, बिल्कुल ईजी है। 50% रिएक्शन, मान लो एक कंसंट्रेशन ए है, उसका 50% होने के लिए आपको 100 सेकंड लग रहे हैं ना, 100 सेकंड लग रहे हैं। और फिर वहाँ से और फिर 50% करेंगे तभी 75% होगी, क्योंकि यहाँ से 75% पहुँचने का मतलब यहाँ पे 25% और आगे गई। तो ये 200 सेकंड मतलब यहाँ से और 100 सेकंड लगा, 100 सेकंड लगा तो टोटल 200 सेकंड हो गया ये। देखो यहाँ पे 200 सेकंड बोला है इसने। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो हाफ लाइफ टाइम है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एक जैसा है। देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम, कांस्टेंट है हाफ लाइफ टाइम। कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? बोलो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है सर जी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इजी है यार। फिर यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अरे भैया आपको रेट लॉ पहले से दिया हुआ है। देखो रेट लॉ दिया हुआ है, बोल रहा है कि इसके कंसंट्रेशन को तो सेम रख दिया जाए पर बी के कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाए। तो क्या होगा भाई? ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है बी के रिस्पेक्ट में, तो रेट भी डबल हो जानी चाहिए, सिंपल। और क्या होगा? विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच कैन बी डिहाइड्रेट इजीली। कौन जल्दी इजीली डिहाइड्रेट होता है? जब वो कार्बोकेटाइन, क्योंकि डिहाइड्रेशन में कार्बोकेटाइन बनता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, यहाँ से अगर इसको हटाएंगे तो ये वहाँ पे देखो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और यहाँ से इसको हटाओगे तो यहाँ पे भी 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा। और ये जंप भी मारा तो 1 डिग्री बन रहा है। तो सीधी बात है यार, ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है डायरेक्ट, तो वहाँ डिहाइड्रेशन आसान है। एनहाइड्रेस, ये तो थ्योरी है बिल्कुल। एनहाइड्रेस क्या होता है? ये लुकास रिएजेंट। एनहाइड्रेस कंसंट्रेटेड HCl होता है, कंसंट्रेटेड HCl, सिंपल। फिनॉल रिएक्ट विथ, अरे कौन सी रिएक्शन है? रिमर टीमन, RT रिएक्शन है, रिमर टीमन। फिनॉल की रिएक्शन देखो, फिनॉल, फिनॉल बोला है ना, फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो भैया? फिनॉल, फिनॉल, ये है फिनॉल तुम्हारा, फिनॉल। और इससे रिएक्शन आप किससे करवाते हो? क्लोरोफॉर्म से, CHCl3। किसकी प्रेजेंस में करवाते हो? अल्कली, KOH, NaOH, कुछ भी ले लो। NaOH लिया इसने, ठीक है, NaOH ले लेना आप। तो ये सैलिसिल्डिहाइड बनाएगा। क्या बनाएगा? ये सैलिसिल्डिहाइड बनाता है ये, सिंपल। रिमर टीमन रिएक्शन क्या बनाती है? सैलिसिल्डिहाइड बनाती है, याद करो। क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। भैया क्लोविले आप टोलिन बनाओ, ये हो गए टोलिन, ये हो गए टोलुइन। अगर अपन उसका क्लोरिनेशन कर रहे हैं, Cl2 की HNu से कर रहे हैं, तो ये कभी भी ये बेंजीन के हाइड्रोजन को नहीं एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये यहाँ के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, बाहर निकालेगा, सब्सटीट्यूशन कर देगा। सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है ये, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, जैसा हम नॉर्मल अल्केन में करते हैं क्लोरिनेशन, ये क्लोरिनेशन कर दिया। फिर क्या बोल रहा है? एंड हीट फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विद एक्वस NaOH। एक्वस NaOH से अगर अपन रिएक्शन करवा दें तो ये सब्सटीट्यूशन कर देगा इसको, क्लोरीन को, और यहाँ पे अल्कोहल लग जाएगा, CH2OH लग जाएगा। तो ये यहाँ पर ऐसा प्रोडक्ट बन जाना चाहिए। और क्या बनना चाहिए? मेरे ख्याल से तो यही होना चाहिए। ऐसा लिख दूँ क्या मैं? ऐसा चलेगा क्या? ये ऐसा करके ऐसा, इसे क्या कहते हैं? बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं सर इसको। तो ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड, ग्रिग्नार्ड क्या है? ग्रिग्नार्ड एक न्यूक्लियोफाइल है। यहाँ पे देखो ये माइनस चार्ज है, इट विल अटैक। अगर ये क्या है? ये आपकी इपॉक्सीज है ना, साइक्लिक ईथर जिसे बोलते हैं। अब ये क्या करेगा? यहाँ पे देखो ये नेगेटिव है तो यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा, यहाँ पे स्लाइटली पॉजिटिव होगा, दोनों तरफ सिमेट्रिक है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप किधर भी अटैक कर दो। इट विल अटैक ऑन हियर, इट विल शिफ्ट ऑन हियर। बाद में पानी डाल रहे हो तो अल्कोहल बनेगा, तो आपकी प्रोडक्ट क्या बननी चाहिए? देखो अटैक हुआ C2H5, फिर यहाँ पे क्या आया? इस पे अटैक किया था ना इसने, तो यहाँ पे क्या बना? CH2, फिर इधर CH2, और उससे कौन लगा हुआ है? OH, O से H, वो पानी डालने की वजह से हुआ। C2H5, CH2, CH2H। अरे बाबू ये तो बहुत ईजी था, अरे वाह ये तो बहुत ईजी था, अरे ये तो बहुत ईजी था। तो आपका भी आंसर आया ही होगा। और ये तो NCERT की है ना, पीछे जो आपको कमर्शियल्स अल्कोहल फॉर्मेशंस के बारे में जानकारी दी है, इन्फॉर्मेशन है, उससे क्वेश्चन आया है। NCERT का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। कमर्शियल मिथेनॉल किससे बनता है? अरे सीधी बात है, रिडक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ, इस कैटलिस्ट की मदद से बनाया जाता है ये
क्या करा जाए, फिनॉल, फिनॉल ले लिया, चलिए ठीक है, फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल विथ थैलिक एनहाइड्रेट। थैलिक एनहाइड्रेट मालूम है क्या तुम्हें क्या होता है? थैलिक एसिड तो मालूम ही होगा, थैलिक एसिड तो मालूम ही होगा, 2 COOH बेंजीन रिंग के साथ लगे होते हैं, उसको एनहाइड्रेट कर दो आप, समझो बात को। यहाँ पे OH ग्रुप लगाऊंगा तो थैलिक एसिड, एनहाइड्रेट कर देंगे तो कॉमन बन जाएगा ऐसा। इसकी रिएक्शन आप करवाना चाहते हो फिनॉल से, ठीक है सर जी, फिनॉल, फिनॉल से करवाते हैं, फिनॉल। फिर क्या करेगा ये, आगे क्या बोल रहा है, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करवाना है, ठीक है सर, सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में कराना है कंसनट्रेटेड। भैया ये क्या करता है, यहाँ से H एब्स्ट्रैक्ट करता है और ये H इसके साथ, ऐसी 2 यूनिट लेनी पड़ेगी आपको, ऐसे 2 यूनिट लेके इसके साथ एब्स्ट्रैक्ट कर दो इसको, तो कुछ इस तरह का एक कंपाउंड बना लेगा, ऐसा कंपाउंड बन जाएगा कुछ। यहाँ पे तुम्हारे जो O है ना वो निकल जाएगी और यहाँ पे 2 वैलेंसी जो है वो फिनॉल से सेटिस्फाई होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, गॉट इट। और ये इधर लगा ही रहेगा इसकी चारों वैलेंसी। सर इसको क्या कहते हैं, फिनॉल एफ्थिलीन कहते हैं, ये एक डाई है, कलर डाई का डाई है, मतलब ये क्या काम में आती है, वो इंडिकेटर है ये, है ना, जो एसिड बेस टिट्रेशन में काम आती है। ठीक है सर जी, आगे बढ़ो। फिनॉल, अरे ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। तो फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, कौन सा वाटर, ब्रोमीन वाटर, एंड शेकन वेल, अच्छे से शेक कर दिया, वाइट प्रेसिपिटेट दे रहा है। अरे ये तो ये 2,4, ट्राई ब्रोमोफिनॉल, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है ये वाला। अगर अपन फिनॉल को ट्रीट करेंगे ना तो एक वाइट प्रेसिपिटेट बनता है किसके, वाटर से। अगर वो शेकन वाटर एक्वस से ले लें तो यहाँ पे एक ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन लगेगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, ट्राई ब्रोमोफिनॉल। हमें चाहिए, हमारे पास है प्रोपीन, CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2, नहीं गलत लिख दिया मैंने, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन, प्रोपिनॉल बनाना है, 1 प्रोपीन। यहाँ चाहते हो आप OH यहाँ लगाना चाहते हो, ऐसा OH आप तभी लगा सकते हो अंदर लगाना है, अंदर लगाना है तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी कर सकते थे, या एक्वस के आप जो है आपका हाइड्रेशन कर सकते थे, हाइड्रेशन कर सकते थे, अंदर लग जाता। सेकंड नंबर बाहर लगाना है तो टर्मिनल, तो हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोबोरेशन करो यार, हाइड्रोबोरेशन, ठीक। एक ऐसा कुछ अल्कोहल है और ये आपको H+ दिया हुआ है भैया, यहाँ पे H+ आयन दिया है और उसको हीट भी कर रहे हो आप, कर दो भैया, क्या दिक्कत है। जब इसको करोगे तो अल्कोहल हटेगा, यहाँ से भी अल्कोहल हटेगा, अल्कोहल हटेगा तो देखो एक चारों के चारों में बेंजीन बन रहा है, मतलब ये एरोमेटिक सिटी की तरफ जा रहा है। तो जब ये यहाँ जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक सिंगल छूट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनना चाहिए, ऐसे बनना चाहिए इसको, और वहाँ से हट गया वो, तो वो 2 जो बने हुए हैं वो डबल बॉन्ड तो रह ही जाएंगे, वो तो रह ही जाएंगे, ये बनेगा, ऐसा बनेगा, ये सिंपल बात है यार, ऐसा बनेगा ना बाबू, ये डबल ये डबल ये डबल, और वहाँ से हट गया तो ये रह गया, ये रह गया, ये हो गया, और क्या। अच्छा क्वेश्चन है। SOCl2 pyridine और हीट भी है, देखो हीट, हीट, तो ये क्या करेगा, SOCl2 देखो ये जो लोन पेयर है इसके साथ ये अटैक करेगा, अटैक करने के बाद यहाँ पे क्रिएट होगा कार्बोकेटायन। जैसे कार्बोकेटायन क्रिएट होता है कौन सी रिंग के पास, देखो इस रिंग के पास, अगर इसके बाहर कहीं पे कार्बोकेटायन हुआ तो रिंग एक्सपांशन होने लगेगा। क्या एक्सपांशन होगा, रिंग एक्सपांशन। क्यों होगा, क्योंकि 4 मेंबर रिंग में रिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, तो 5 मेंबर रिंग में कन्वर्ट होगी, फिर ये कन्वर्ट हो गई, फिर यहाँ कार्बोकेटायन शिफ्ट होते होते इन सबको क्या करेगा, रिंग एक्सपांड करता रहेगा। तो देखो यहाँ पे तो 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे भी 4 मेंबर की रिंग है, यहाँ पे भी 4 मेंबर की रिंग है, तो डेफिनेटली ये आंसर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे अकेला ही 5 मेंबर की रिंग है, सिंपल रिंग एक्सपांशन होगा यहाँ। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, कौन देगा बेंजोइक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन करें तो क्या दे रहा है, बेंजोइक एसिड दे रहा है, कौन देगा, ये बेंजोइल क्लोराइड देगा, CH2Cl। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं, ऑक्सीडेशन कर दूं तो ये क्या दे देगा, बेंजोइल क्लोराइड जो है वो ऑक्सीडेशन करने पर बेंजोइक एसिड दे देगा। ये हो गया आपका 4th आंसर होना चाहिए। इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड दोनों को H2SO4 की प्रेजेंस में फ्रूटी स्मेल दे रहा है, एस्टर्स देते फ्रूटी स्मेल, तो एस्टरिफिकेशन है यार, ये मेथड तो एस्टरिफिकेशन है। ये बेटा यहाँ पे ना थोड़ा सा देखने में आप गड़बड़ मत कर देना, NaHCO3 है ये बाइकार्बोनेट। देखो बाइकार्बोनेट एक वीक बेस होता है, इसकी रिएक्शन करवानी तो एसिड चाहिए। फिनॉल एसिड तो होता है लेकिन बहुत वीक होता है, इससे काम नहीं चलेगा, अल्कोहल से काम नहीं चलेगा, तो एसिटिक एसिड चलेगा। एसिटिक एसिड अच्छा एसिड है,
CH3COOH, तो आंसर हो जाएगा एसिटिक एसिड। एसिटिक कोई भी एसिड COOH वाला कोई भी एसिड होगा ना, वो इस NaCO3 के साथ एसिड बेस रिएक्शन जब होती है तो बाइकार्बोनेट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दे देता है और सॉल्ट भी दे देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। तो आंसर इसका सी होना चाहिए। सर जी प्रोपेनोइक एसिड दिया है क्लोरीन के साथ, जो ये आयरन लगा के दिया है, तो ये क्लोरीन क्या करता है, HVZ मतलब हेल वोलार्ड जेलेंस्की, तो यहाँ पे बेटा क्लोरीन लग जाएगा। फिर वो क्लोरीन क्या कर रहा है आप अल्कोहलिक KOH के साथ, तो वो अल्कीन बना देगा यहाँ इन दोनों के बीच में, तो ये आंसर होना चाहिए। देखो समझ में आया? गुड। असाइल हेलाइड फॉर्मेशन PCl5 के साथ। असाइल हेलाइड क्या होता है, एसिड डेरिवेटिव, तो एसिड की मदद से बनाओगे ना, एसिड डेरिवेटिव और किसकी मदद से बनेगा, द ऑक्सीडेशन ऑफ टोलुइन टू बेंजल्डिहाइड बाय क्रोमाइल क्लोराइड। क्रोमाइल क्लोराइड से, अगर क्रोमाइल क्लोराइड की मदद से आप बेंजल्डिहाइड बना टोलुइन का, तो ये तो इटार्ड रिएक्शन है भाई, इसमें क्या सोचना है, तो इटार्ड रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन याद करो, इटार्ड रिएक्शन है। CH3 से आप क्या बना रहे हो, एल्डिहाइड बना रहे हो, बेंजल्डिहाइड बना रहे हो, बेंजल्डिहाइड बना रहे हो। बेटा कौन सी रिएक्शन है बोलो, जल्दी याद करो। क्रोमाइल प्लस CrO2Cl2 की प्रेजेंस में आप ये रिएक्शन करवाते हो, इटार्ड रिएक्शन है बेटा ये। एम क्लोरो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड बोल रहा है भैया, ये मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड, ठीक है भैया, ये ले लिया मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड ट्रीटेड विथ कंसनट्रेटेड 50%। केनिजारो रिएक्शन होगी यार, 50% KOH जब भी ऐसा लिखे, एल्डिहाइड दिखे, केनिजारो रिएक्शन है। केनिजारो रिएक्शन क्या करती है, एक को ऑक्सीडाइज करती है, एक ग्रुप को रिड्यूस करती है। तो यहाँ पर एल्डिहाइड जो है इसका ऑक्सीडेशन भी होगा, रिडक्शन भी होगा, अल्कोहल ग्रुप भी बनेगा और एसिड ग्रुप भी बनेगा। यहाँ पे तो ऐसा तो नहीं होगा, ये एसिड पर ऐसा वाला अल्कोहल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ कार्बन यहाँ वाला है, तो आपका एसिड और यहाँ पे तो फिनॉल बन गया, तो फिनॉल तो नहीं आ सकता था, तो क्लोरीन तो रहेगा ही, तो थर्ड ही आएगा इसका आंसर, है ना, क्लोरीन तो रहेगा ही। ऐसा तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तो ये तो तब होता जब कुछ आपका कपलिंग वपलिंग हो रही होती, तो ऐसा तो नहीं होता है उसमें, ठीक है। केनिजारो रिएक्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। भाई आयोडोफॉर्म टेस्ट कब होती है, देखो आयोडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए आपके पास CH ग्रुप के बाजू वाले के पास CH3 होना चाहिए, CH2 ग्रुप, ऐसा कोई ग्रुप हो उसके बाजू वाले के पास CH3 होना चाहिए अगर अल्कोहल लगा है, या फिर CH3 ग्रुप और C एल्डिहाइड ऐसा होना चाहिए, एल्डिहाइड बाजू के बाद CH3 होना चाहिए, CH3 ग्रुप। तो देखो यहाँ पे तो ये CH2OH के साथ CH3 लगा हुआ है, ये तो दे देगा, ये CHO के साथ CH3 लगा है तो ये भी दे देगा, और यहाँ पे देखो ये CO ग्रुप के पास ये CH3 लगा हुआ है, ये भी दे देगा, और ये नहीं दे पाएगा, ये नहीं दे पाएगा क्योंकि CH3OH डायरेक्ट लगा हुआ है, नहीं देगा, तो ये मिथेनॉल तो नहीं देता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। सिल्वर मिरर टेस्ट, सिल्वर मिरर टेस्ट एल्डिहाइड की टेस्ट है, किसकी टेस्ट है, एल्डिहाइड की टेस्ट है। अल्डोल कंडेंसेशन विल नॉट टेक्स प्लेस। अल्डोल कंडेंसेशन कौन नहीं देता है, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, फॉर्मेल्डिहाइड के पास नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, नहीं देगा वो। और ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्या कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। देखो ये H+ और हीट फिर से आ गई, इस अल्कोहल के साथ क्या बनाएगा, अल्कीन बनाएगा, तो यहाँ पे आपका अल्कीन बनना चाहिए, इस जगह पे अल्कीन बनेगा। फिर क्या कर रहा है, डाइल्यूट के MnO4 के साथ, तो सोचो आप अगर इस तरह का आपके पास एक अल्कीन बन जाए और उसके ऊपर आप डाइल्यूट के MnO4 डालोगे तो OH लगेंगे, क्योंकि इसका काम होता है अल्कीन के ऊपर डायोल्स का फॉर्मेशन होता है जब आप डाइल्यूट के MnO4 लगा देते हो। सॉरी, हाँ बेटा जी, ऐसा अगर मैं इसकी KMnO4, कौन सा वाला KMnO4, डाइल्यूट वाला, अगर ऐसा ले लूँ ना तो ये ऐसा बनना चाहिए, इधर ये हट जाएगा और इधर एक OH लग जाएगा और इधर एक OH लग जाएगा। और इसकी रिएक्शन आप CrO3 से करवा रहे हो, CrO3 से करवा रहे हो, तो क्रोमियम ऑक्साइड है ये, तो ये ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन टर्शरी का नहीं कर पाएगा, टर्शरी अल्कोहल है, ये सेकेंडरी अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ कीटोन ग्रुप बन जाएगा। आई थिंक इसका आंसर ये होना चाहिए, सी। कैसा लगा, मज़ा आया? चलो फिर आपके लिए धन्यवाद बहुत बहुत, फिर मिलेंगे दोबारा एक नए PABT सॉल्यूशन के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए और समझदारी से आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।